नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एक और बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 8th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और क्लास 8th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है सामाजिक विज्ञान से संबंधित, जिसे हम लोग उद्योग कहते हैं। इसका लेक्चर नंबर 2 हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम लोग इस चैप्टर के संदर्भ में एक लेक्चर को पढ़ चुके हैं और आज ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहला जो हमारा लेक्चर हुआ था दोस्तों, तो हमने आप सभी के साथ बहुत ही अच्छी बातों को डिस्कस किया था। तो सामाजिक अध्ययन विषय में उद्योग, ये जो आपका टॉपिक है, इसको पढ़ रहे हैं। आपके पास जो आपकी भूगोल है ना, आपको पता है ना, आपकी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है वहां पर आपको ये चैप्टर दिखता है जिसका नाम है उद्योग। अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सभी के साथ ये देखा था कि उद्योग का क्या मतलब होता है, और हमें पता है कि उद्योग को हम लोग फैक्ट्री भी कहते हैं, उसी के साथ साथ हम इसे कारखाना भी कहते हैं, उसी के साथ साथ हम लोग इसे उद्योग तो कहते ही हैं और विनिर्माण भी कहते हैं, है ना भाई। ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई कच्चा माल है और कच्चे माल को आपने क्या किया, आपने ना कच्चे माल को मशीन में डाला, और कच्चे माल को मशीन में डालने के बाद आपको एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ, एक नई चीज, नई वस्तु प्राप्त हुई। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उद्योग कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग विनिर्माण कहते हैं। जैसे आपके पास कपास है, आपने कपास को क्या किया, मशीन में डाला, और मशीन में डालने के बाद उस कपास को वो क्या बन गया दोस्तों, वो कपड़ा बन गया। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विनिर्माण, कारखाना या फिर फैक्ट्री कहते हैं। उद्योग में आपको कारखानों के अंदर आपको मशीनें दिखती हैं, आपके पास कच्चा माल होता है, उस कच्चे माल को आप मशीनों में डालकर नए माल में बदल देते हैं, उसी को हम लोग उद्योग कहते हैं। तो अपनी पिछली क्लास में उद्योग की कहानी को हम लोग पढ़ चुके थे। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ उद्योगों के प्रारूप के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में ही वैसे ही हमने आप सभी के साथ उद्योगों के क्या अलग अलग प्रकार होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर दी थी। चलिए जी, अब दोस्तों आपके साथ ये डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं क्या पढ़ने वाले हैं। हमारी इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ आपके जो ये उद्योग हैं इसके प्रकारों के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो उद्योगों के कुछ प्रकार हमने अपनी लास्ट क्लास में देखे थे लेक्चर नंबर 1 में, और आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ उद्योगों के प्रकार के कुछ और प्रारूपों को, कुछ और स्वरूपों को देखेंगे कि जो आपके कारखाने हैं, आपके फैक्ट्रियां हैं, आपका विनिर्माण है, वो कुछ और अलग अलग तरीकों से होता है। उसकी कहानी को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में समझने वाले हैं। हमारी इस क्लास को आप लोग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अपने मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं आने दें। हम बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सीधे सरल शब्दों में हर एक चीज आप सभी के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। आपके साथ शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। अब सबसे पहले आप सभी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर स्वामित्व का मतलब क्या होता है ना। आप में से कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये स्वामित्व का मतलब होता है। अब स्वामित्व का क्या मतलब होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये जो चीज तुम्हारे हाथ में है ये मुझे दे दो। क्या सर, क्या मांग रहे हो? अरे भाई, ये जो चीज आपके हाथ में है, जो फोन, ये मुझे दे दो। सर आप कहेंगे क्यों दे दें सर, ये तो मेरा फोन है ना। आप क्या देख रहे हैं, आपके हाथ में फोन है और वो आपका अपना फोन है, आप अपने उस फोन के मालिक हैं। तो स्वामित्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक होना। क्या होना? मालिक होना। जैसे आप अपने फोन के मालिक हैं, आप अपने घर के मालिक होंगे, या फिर आपके मम्मी पापा घर के मालिक होंगे। जैसे ये मेरा चश्मा है, इसका मैं मालिक हूं। तो स्वामित्व का मतलब है मालिक कौन है। हम क्या करते हैं कि फैक्ट्रीज के मालिक कौन है, क्या इसके मालिक सरकार है या फिर इसके मालिक कुछ प्राइवेट लोग हैं, उसके आधार पर भी अपने कारखानों को देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर निजी क्षेत्र के उद्योग, ये निजी क्षेत्र के क्या उद्योग होते हैं, इसको समझने की कोशिश हम लोग आप सभी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए, निजी क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट क्षेत्र, प्राइवेट है ना, जिसमें सरकार का पैसा नहीं होता। इसमें क्या हुआ भैया कि कुछ लोग के, एक आदमी या फिर उससे ज्यादा, है ना, एक ऐसा कारखाना या फिर एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर आप देखते हैं कि या तो एक आदमी या फिर बहुत से आदमियों का जो समूह था वो इकट्ठे हो जाते हैं, और ये सभी लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं और उस पैसे को लगाकर किसी कंपनी को, किसी कारखाने को खड़ा करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, है ना। जैसे आप देखें कि हमारे देश के अंदर रिलायंस कंपनी है, जैसे आप देखें हमारे देश के अंदर टाटा कंपनी है,
तो टाटा परिवार के जो लोग थे, है ना, जमशेद जी टाटा, है ना, रतन टाटा उनके आज आपको देखते हैं कि पोते, तो इनके परिवार वालों ने इकट्ठे होकर अपना पैसा लगाया और उससे बिजनेस खड़ा किया। जब कोई व्यक्तियों का समूह या फिर एक अकेला व्यक्ति अपना पैसा लगाकर किसी बिजनेस को शुरू करता है तो उसको हम लोग निजी क्षेत्र का बिजनेस या फिर उद्योग कहते हैं। वहीं एक और प्रकार के हमारे उद्योग होते हैं जिनको हम लोग सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। भाई सार्वजनिक उद्योग का मतलब है ऐसे आपके कारखाने जिसके अंदर आप देखते हैं कि जिसको चलाती है किसी देश की सरकार। जैसे हमारे देश के अंदर आपको बहुत से ऐसे कारखाने दिखते हैं जिसके अंदर जो पैसा होता है वो हमारी देश की सरकार का होता है। ऐसा कौन सा है? इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं सेल का। क्या है दोस्तों? इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं सेल का। अब सेल क्या है? भारत के अंदर जितना भी आप क्या देखते हैं, स्टील देखते हैं, भारत में जितना भी स्टील बनाया जाता है वो एक कारखाना है, एक कंपनी है जिसका नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। ये भारत की सरकार की है, भारत की सरकार ने इस कंपनी में पैसा लगाया है, ये पूरी की पूरी कंपनी का लाभ भारत की सरकार का होता है और ऐसे ही नुकसान भी। और अगर हम लोग किसी प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी जैसे आपकी टाटा हुई, इस टाटा कंपनी के अंदर टाटा के लोगों ने पैसा लगाया है तो जितना भी लाभ होगा वो टाटा के पास जाएगा और जितनी भी हानि होगी उसकी भी जिम्मेदारी टाटा के पास होगी। तो हमने देखा कि मालिक कौन है कारखानों का या फिर आपके फैक्ट्री का या फिर आपके उद्योग का मालिक कौन है, उसके आधार पर भी हमने देखा कि हमने अपनी फैक्ट्री के दो रूपों को देखा। एक को कहा निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट लोगों के कारखाने और प्राइवेट लोगों की कंपनी, और उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और यहां पर स्वामित्व के आधार पर हमारे पास कुछ और फैक्ट्रीज होती हैं, उनकी भी विशेषताएं होती हैं, उनको हम लोग आपके साथ एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं एक और प्रकार की आपकी फैक्ट्रियां होती हैं। पीछे हमने देखा निजी क्षेत्र जिसमें एक अकेले आदमी ने या फिर कुछ लोगों ने पैसा लगाया, जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, डाबर हो गई, महिंद्रा हो गई, वो प्राइवेट कंपनियां हुई। वहीं कुछ ऐसी कंपनियां जिसमें किसी देश की सरकार ने पैसा लगाया तो उसको आपने सार्वजनिक क्षेत्र कहा। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं एक और प्रकार की आपकी उद्योग की जिसे हम लोग कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हम लोग संयुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। संयुक्त क्षेत्र का मतलब हुआ कि भैया इसके अंदर ना देश के नागरिक, ध्यान से सुनिएगा कि इसके अंदर देश के नागरिक और देश की सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, है ना। आप देखें कि कोई ऐसा बिजनेस या फिर कोई ऐसा कारखाना जिसके अंदर आप देखते हैं कि जिसके अंदर दोनों क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर आप देखें कि देश की सरकार भी और देश के नागरिक दोनों मिलकर आ जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। भारत के अंदर अगर आप देखें कि जो भारत की सबसे पहली कार आई थी ना, मारुति 800 कार, वो भारत की सरकार ने उसमें थोड़ा पैसा लगाया था और थोड़ा पैसा मारुति के अपने मालिकों ने लगाया था। तो जैसे हमारी मारुति सुजुकी जो शुरू की गई थी, स्थापित की गई थी, आपको दिखता है कि इसको स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि ये संयुक्त क्षेत्र था, है ना। क्लियर हुआ? तो अब तक हमने आपके साथ मालिक कौन है कारखानों का उसके आधार पर यह समझा। संयुक्त क्षेत्र जिसमें किसी देश के लोग और देश की सरकार दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं और अगर इस बिजनेस से जितना भी लाभ होगा वो नागरिकों में और उसी के साथ सरकारों में पूरा बटेगा, और अगर हानि होगी तो उस हानि की भी जिम्मेदारी नागरिक और सरकारों की होती है। एक और प्रकार का हमारा क्षेत्र होता है, एक और प्रकार के हमारे क्या होते हैं? उद्योग होते हैं स्वामित्व के आधार पर, जिसे हम लोग सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। अब सहकारी क्षेत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? सहकारी क्षेत्र का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके दूध उगाने वाले लोग हैं, जैसे आप देखते हैं कि दूध का उत्पादन करने वाले लोग हैं। अब ये बेचारे आपके दूध के उत्पादन करने वाले लोग गांव में रहते हैं। अब कोई व्यक्ति है ना, कोई कंपनी का मालिक है जिसकी दूध की कंपनी है, वो क्या करता है? वो डायरेक्ट ही इन लोगों के पास जाता है। जैसे आप देखें कि अमूल कंपनी है, अमूल कंपनी ने पता है क्या किया है? अमूल कंपनी ने ये करा कि जितने भी दूध का उत्पादन करने वाले ग्वाले हैं, दूध का उत्पादन करने वाले हमारे किसान हैं, उनसे कहा कि भैया आप ना हमारे साथ क्या हो जाओ, हमारे पार्टनर बन जाओ। एक कंपनी है अमूल, आप जानते हैं, आप सभी लोग इसका दूध जरूर पी चुके होंगे। अमूल ने भारत के अंदर जितने भी दूध का उत्पादन करने वाले क्या है बच्चों, ग्वाले हैं, उनको अपना पार्टनर बना लिया। सहकारी मतलब हुआ कि उनको अपना पार्टनर बना लिया, है ना। कि जब आप देखें कि कोई बड़ी कंपनी आपको अपना पार्टनर बनाकर आपके साथ काम करती है और उसके अंदर आपको दिखता है कि ज्यादा पावर तो उस कंपनी के पास होती है लेकिन आप उसके साथ काम करते हैं, ऐसे प्रकार के उद्योग को हम लोग सहकारी उद्योग कहते हैं। तो भारत के अंदर हमने स्वामित्व के आधार पर कि मालिक कौन है कारखानों का उसको देखा। हमने सबसे पहले आप सभी के साथ निजी क्षेत्र के बारे में बात की,
निजी कारखानों के बारे में, फिर हमने सरकारी कारखानों के बारे में बात की, फिर हमने संयुक्त क्षेत्र के बारे में बात की कि जिसमें सरकारी और उसी के साथ साथ प्राइवेट लोग दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं, और फिर हमने सहकारी, सहकारी का मतलब क्या हुआ, सहायता करना, कि पार्टनर बना लेना, है ना, कि क्या किया जाता है, दोनों पार्टनर बनकर काम करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहकारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक होगा, उसकी कहानी को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि आपके जितने भी ये उद्योग होते हैं, है ना, आपके जितने भी ये उद्योग होते हैं, इनको प्रभावित को क्या चीज करती है, कि आपके बिजनेस को या फिर आपके कारखाने को क्या क्या चीजें प्रभावित कर देती हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे प्रारूप में समझ में आती रहेगी कि किसी भी कारखाने को प्रभावित, कि उसका नुकसान हो जाए, वो कैसे हो सकता है, उसको प्रभावित करने के ये कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास दिखता है कि पैसा। मान लीजिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आपके पास अपना व्यापार खड़ा करने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसा नहीं है, या फिर जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उनकी तनख्वाह दे सकें, क्या इससे आपका बिजनेस प्रभावित होगा? जी हां, आपका काम प्रभावित होगा, आपको नुकसान हो सकता है, आपको अपने एम्प्लॉइज को, अपने लोगों को निकालना पड़ सकता है, और आपका काम मंदा पड़ सकता है, बंद भी हो सकता है। तो अगर आपके पास उपयुक्त मात्रा में पैसा होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना आपका बिजनेस प्रभावित होगा। इसी के साथ साथ हम देखें कि एक और चीज है जिसे हम लोग कहते हैं कच्चा माल। कच्चे माल का क्या मतलब है दोस्तों? कच्चे माल का मतलब है कि मान लीजिए कि आपकी जो फैक्ट्री है वो किस चीज की है, चीनी बनाने की है। आपकी जो फैक्ट्री है वो चीनी बनाने की है, लेकिन आपके पास चीनी है ही नहीं, आपके कारखाने के पास चीनी है ही नहीं। तो अगर आपके पास कच्चा माल नहीं होगा, है ना, आप क्या देखते हैं कि आपके पास फैक्ट्री है चीनी बनाने की, और आपके पास जो कच्चा माल है, चीनी के लिए कच्चा माल हमें क्या चाहिए, चीनी के लिए कच्चा माल हमें चाहिए गन्ना, लेकिन आपकी फैक्ट्री के आसपास कोई गन्ना नहीं है, गन्ने के कोई खेत नहीं है, तो क्या आप चीनी बना पाएंगे? नहीं। तो अगर आपके पास कच्चा माल अच्छी मात्रा में नहीं होगा, मुझे अगर चीनी बनानी है तो मेरे पास गन्ना अच्छी मात्रा में होना चाहिए, कच्चा माल मतलब, और अगर नहीं होगा तो मैं उत्पादन नहीं कर पाऊंगा। तो पैसे की भी कमी से उद्योग प्रभावित होता है, और कच्चे माल की भी कमी से आप देखते हैं कि आपका उद्योग प्रभावित होता है। फिर उसके बाद मेरे पास चीनी है ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मुझे मशीन भी तो चाहिए, है ना, मुझे मशीनें चाहिए, और मशीनों को चलाने के लिए हमें बिजली चाहिए। आपके पास कारखाने हैं, कारखानों में मशीनें हैं, मशीनें चलेंगी कैसे? आप अपने कच्चे माल को मशीनों में कैसे डालकर उसको नया माल बनाएंगे? उसके लिए आपको बिजली चाहिए। तो जिन इलाकों में अच्छी बिजली होगी वहां पर अच्छा उत्पादन होगा, वहां आपका बिजनेस बढ़ेगा। और अगर आपके पास बिजली यानी कि विद्युत नहीं होगी तो आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते, आपका बिजनेस प्रभावित होगा। उसी के साथ आप देखते हैं कि आपके पास भूमि होनी चाहिए, यानी कि जमीन, जहां पर आप अपनी फैक्ट्री को खड़ा कर सकें। आपके पास अपनी जमीन है तो अच्छा है, वरना आप किराए पे ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास परिवहन होना चाहिए। कि मान लीजिए कि आपकी चीनी बनाने की फैक्ट्री है, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले गन्ने को लिया, गन्ने को लेने के बाद आपने उसको मशीनों में डाला, मशीनों में डालने के बाद आपने मशीनों को चला भी लिया क्योंकि बिजली है, और मशीनों के बाद आपकी चीनी बन गई। भाई चीनी को फिर आपको क्या करना है दोस्तों, चीनी को फिर आपको क्या करना है, मार्केट तक पहुंचाना है, बाजारों तक पहुंचाना है। और बाजारों तक पहुंचाने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास ट्रक होना चाहिए, आपके पास अच्छी सड़क होनी चाहिए। तो अगर आपके पास अच्छी सड़कें नहीं होंगी, अच्छे ट्रक नहीं होंगे, अच्छे यातायात के साधन नहीं होंगे, तो आप सामान को सही समय पर नहीं पहुंचा पाएंगे, जिससे आपका बिजनेस प्रभावित होगा, है ना। और इसी के साथ साथ आपको अपने कारखानों को ऐसी जगह पर लगाना होगा जहां पर आपका बाजार भी हो, है ना। अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना है दोस्तों, अगर मुझे मान लीजिए कि कपास से मुझे क्या करना है, मुझे कपड़े बनाने हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो अपने कपास से कपड़े बना रहा हूं वो मैं ठंडे इलाके में बना रहा हूं, कश्मीर में जाके बना रहा हूं, तो यहां पर सूती कपड़े थोड़ी कोई खरीदेगा। इसके लिए क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें बाजार को ढूंढना होगा कि भैया जो भी मैं सामान बनाऊं वो परिवहन के जरिए बाजार तक पहुंचे और बाजार के अंदर मेरे सामान की मांग हो। अगर आप इन सभी चीजों का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आप अपने बिजनेस को प्रभावित होने से बचा सकते हैं, अन्यथा आपका बिजनेस पूरे तौर पर प्रभावित होगा। बढ़ते हैं आगे, और यहां पर हम लोग अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर पता है क्या होता है दोस्तों, हमारे प्यारे भारत देश के अंदर आप देखते हैं कि यहां पर आपको औद्योगिक प्रदेश दिखते हैं।
औद्योगिक प्रदेश का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। औद्योगिक प्रदेश का मतलब होता है कि ऐसे भारत के इलाके या फिर दुनिया में ऐसे क्षेत्र जहां पर आप देखें कि वो बिजनेस ही करते हैं। दुनिया में ऐसे क्षेत्र जहां पर आप देखते हैं कि वो सभी के सभी इलाके व्यापार कर कर कर, उद्योग बना बना कर क्या हुए हैं, बहुत ज्यादा कामयाब हुए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि दुनिया में मुख्य तौर पर जो आपका अमेरिका का इलाका है ये, उसी के साथ जो आपका यूरोप का इलाका है, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आपका ये एशिया वाला इलाका है, ये जो दुनिया के क्षेत्र हैं, ये सबसे ज्यादा दुनिया में क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर आपको सबसे ज्यादा कारखाने दिखते हैं। और ये कारखाने बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग पदार्थों को, अलग अलग चीजों को उत्पादित करते आ रहे हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो आपको कारखाने या फिर इसके स्वरूप दिख रहे हैं वो अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में दिख रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत के संदर्भ में, भारत में क्या है, तो आप देखते हैं कि भारत के अंदर हमारे पास अलग अलग शहर हैं, और ये जो अलग अलग शहर हैं ये अलग अलग क्या है बच्चों, विशेषताओं के साथ आगे बढ़े हैं। जैसे आप देखते हैं कि भारत में जो हमारा मुंबई है, पुणे है, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली यानी कि कलकत्ता का क्षेत्र, छोटा नागपुर, बड़ौदा, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, दिल्ली, मेरठ, ये सभी जो आपके क्षेत्र हैं ये सभी हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के कारखाने दिखते हैं, और भारत के ये क्षेत्र आपको तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, है ना। और दुनिया में अगर आप देखें कि जो जर्मनी है, अमेरिका है, चीन है, जापान है और रूस है, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में उद्योगों का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो ये हमारी आज की क्लास के महत्वपूर्ण बिंदु हुए जिनको हमने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के सामने रखा, और आपने इन सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके के साथ समझा। हमारी आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से उसको हम लोग रिवाइज करते हैं दोस्तों, है ना। हमारी आज की क्लास हम लोगों ने मुख्य तौर पर आपके साथ उद्योग क्या है ये तो हम जानते ही हैं, फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर उद्योगों के जो आपके प्रकार हैं, है ना, उद्योगों के जो आपके प्रकार हैं उसको समझने की कोशिश की। और उद्योगों के प्रकार के संदर्भ में हमने क्या देखा दोस्तों, हमने यहाँ पर ये देखा कि स्वामित्व के हिसाब से, यानी कि मालिक कौन है, इसके हिसाब से हमने अपने उद्योगों को परिभाषित किया। हमने यहाँ पर मुख्य तौर पर निजी उद्योगों के बारे में पढ़ा कि ये क्या होते हैं। फिर हमने सार्वजनिक उद्योग यानी कि सरकारी उद्योगों के बारे में पढ़ा, और फिर हमने संयुक्त उद्योग के बारे में पढ़ा, और उसी के बाद फिर हमने आप सभी के साथ सहकारी उद्योग के पार्टनर बनाकर बिजनेस करो इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि दुनिया के अंदर औद्योगिक प्रदेश किस किस परिप्रेक्ष्य में होते हैं। औद्योगिक प्रदेश का मतलब क्या है कि दुनिया में आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो आपके बिजनेस करने वाले इलाके हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, वो किस प्रतिरूप में है, वो जाना। और फिर उसी के बाद हमने एक और चीज देखी दोस्तों, वो क्या है, आप सभी को पता है कि हमने आप सभी के साथ ये देखा कि भारत में कौन कौन से हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में जाना। तो ये हमारी आज की क्लास का 1 मिनट रिवीजन रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको लेके चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चंस की तरफ। जैसे हमने आपको लेक्चर नंबर 1 के बाद कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे, वैसे ही आज भी कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस देते हैं। सबसे पहले आपको बताना होगा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को समझाएं। औद्योगिक प्रदेश से क्या तात्पर्य है? भारत में औद्योगिक प्रदेश की पहचान कीजिए, या फिर आपको बताना है कि भारत में कौन कौन से इलाके हैं जहां पर आपको औद्योगिक प्रदेश दिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस हुए। उसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने आप सभी को आपके जो मुख्य तौर पर क्या है टॉपिक्स थे उद्योग के, उनको आपके सामने डिस्कस किया। आशा है कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अब हम लोग आप सभी के साथ लेते हैं विदा।
हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, और उसी के अंदर हम लोग उद्योग वाला ये जो टॉपिक है इसकी कुछ और बातों को, कुछ और विशेषताओं को आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। हमारी इस क्लास को आप लोग ज़रूर पसंद करें। ये जो लाइक का बटन आपको दिख रहा है इसको आप लोग ज़रूर क्लिक करें। जो सब्सक्राइब करने का जो बटन है इसको भी आप लोग ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।